और कुंडलियों के संयोजन में हम लोग देखेंगे कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन। कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा मैंने बताया था कि ऐसा संयोजन कुंडलियों का जिसमें कुंडली का दूसरा सिरा अगले कुंडली के पहले सिरे से संयोजित होता है, जुड़ा होता है, वह कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे सबसे पहले तो हम यही जान लें कि आखिर कुंडलियों में दो सिरा होता कैसा है। तो ये मान लीजिए कि पहला कुंडली है, तो इस पहले कुंडली के लिए अगर हम फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कैसा बनेगा। तो अगर हम इस पहले कुंडली के लिए फिगर बनाएंगे तो कुंडली का फिगर ऐसा बनेगा। तो ये हो गया अपना पहला कुंडली। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और कुंडली बना दिए तो ये हो गया दूसरा कुंडली। ठीक इसी प्रकार से एक और कुंडली बना दिए तो ये हो गया तीसरा कुंडली। परिभाषा क्या कहता है कि कुंडली का दूसरा सिरा उसके बाद के कुंडली के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। तो अगर यह कुंडली है तो इसका पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। तो इस कुंडली का पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। ठीक इसी तरह से इस कुंडली का पहला सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। तो कुंडलियों का ऐसा संयोजन जिसमें कुंडली का दूसरा सिरा अगले कुंडली के पहले सिरे से जुड़ा रहता है वही क्या कहलाता है। तो कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। कोई दिक्कत। अब इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह प्रवाहित होने वाली धारा आई है। क्या है? आई है। और कुंडली का जो प्रेरकत्व है वह क्रमशः L1, L2 और L3 है। कोई दिक्कत। इसका जो विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल, वह E होता है। क्या होता है? E होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लिया जाए कि इस पहले कुंडली का जो प्रेरित विद्युतवाहक बल है वह कितना है भाई, तो यहां से यहां तक के लिए मान लेते हैं कि E1 है। यहां से यहां तक के लिए मान लेते हैं कि कितना है, E2 है। और फिर यहां से यहां तक के लिए मान लेते हैं कितना है, E3 है। और इसका टोटल अगर देखा जाए तब मान लेंगे कि इस पूरे संयोजन का प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना है, E है। कोई दिक्कत। क्योंकि हम लोग जब कुंडली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो विद्युतवाहक बल के बारे में भी जानेंगे और विद्युतवाहक बल के साथ साथ हम कुंडलियों के प्रेरकत्व के बारे में भी जानेंगे। तो अभी जो लैंग्वेज बोलेंगे वो लिखेंगे नहीं, वो आप लोग लिख लीजिएगा कि माना कि L1, L2, L3 तीन कुंडलियां हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा I है तथा इस संयोजन में संयोजित जो कुंडलियां हैं इन कुंडलियों का प्रेरित या इन कुंडलियों का उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल क्रमशः E1, E2 और E3 है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि इस संयोजन का कुल प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना है, E है। तो अगर कुल प्रेरित विद्युतवाहक बल E है तो हम लिख सकते हैं कि अतः चित्र से क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा बच्चा E1 प्लस E2 प्लस E3। समीकरण 1 मान लेंगे। किंतु फैराडे के नियम से अगर देखेंगे तो क्या होगा, फैराडे का नियम क्या है, किंतु फैराडे के नियम से, हाँ, किंतु फैराडे के नियम से अगर फैराडे के नियम से देखेंगे तो होगा कितना, E बराबर -L dI/dt होता है। तो इसलिए प्रथम कुंडली के लिए, तो अगर हम प्रथम कुंडली के लिए निकालेंगे तो प्रथम कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, E1 ना। तो प्रथम कुंडली के लिए E1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, तो L1 और dI बटे में dt। ठीक इसी प्रकार से बच्चा किसके लिए, द्वितीय कुंडली के लिए। तो द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, तो द्वितीय कुंडली के लिए हो जाएगा E2
I2 बराबर हो जाएगा माइनस L2 di बटे में कितना dt होगा ना। ठीक ऐसे ही अब किसके लिए निकालेंगे, तृतीय कुंडली के लिए, यानी तीसरे कुंडली के लिए। तो तृतीय कुंडली के लिए अगर हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा E2 के बाद कितना E3, यही ना है, E3 बराबर माइनस L3 di बटे में कितना dt। तो ये तो हमने निकाला इस श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित कुंडलियों के लिए जो इनका प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान। यदि इस संयोजन का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, E है, तब क्या होगा, तो लिखेंगे कि यदि इस संयोजन का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, E हो तथा संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली कुल धारा I हो, तो क्या होगा बच्चा, तो E बराबर फैराडे के ही नियम से ना, तो लिखेंगे फैराडे के नियम से। अब फैराडे के अगर हम नियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर अब हो जाएगा माइनस L di बाई dt। तो हो जाएगा E बराबर माइनस L di और बटे में कितना dt। तो E बराबर माइनस L di बाई dt जो आया, और बाकी E1, E2 और E3 का जो मान आया, ये सारा मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो अगर हम समीकरण 1 से चलते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम नोट कर सकते हैं, लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहता है कि E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। E का मान हमारे पास आया माइनस L di बाई dt, तो यही में रखेंगे माइनस L di बटे में कितना dt। E1 का मान देखेंगे तो माइनस L di बाई dt से यहां मिल गया है E1 का मान माइनस L1 di बाई dt, माइनस L2 दूसरे के लिए मिला है di बाई dt, माइनस L3 di बाई dt तीसरे के लिए मिला है। ये सारा मान हम वहां रख देंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस L1 di बाई dt प्लस माइनस L2 di बाई dt प्लस E3 का मान माइनस L3 di बटे में dt। अब ये जो आप मान देख रहे हैं इन सभी मानों में di बाई dt है, तो माइनस L di बाई dt कर देंगे और यहां पर माइनस di बाई dt को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही di बाई dt को कॉमन करेंगे वो भी माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये L1 आ जाएगा, अब माइनस तो बाहर है ना सबका, तो सब किस में आ जाएगा, प्लस में, तो सब प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस कितना L3। अब ये माइनस से माइनस खत्म और di बाई dt से di बाई dt खत्म, तो कुल L बराबर कितना आ गया, L1 प्लस L2 प्लस कितना L3। ये जो आप व्यंजक देख रहे हैं, इसी व्यंजक के द्वारा जब कभी भी अगर कुंडली श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित होगी तो उसके कुल उत्पन्न प्रेरकत्व का मान ज्ञात किया जाएगा। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित कुंडलियों का कुल प्रेरकत्व संयोजन में संयोजित कुंडलियों के प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? और इस तरीके से हमने श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित कुंडलियों के कुल परिमाणात्मक मान को ज्ञात कर लिया है। इसके बाद है कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन। वो टॉपिक है कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन। ध्यान दीजिएगा, कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा भाई? तो कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें संयोजित समस्त कुंडलियों का एक सिरा एक नियत बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे नियत बिंदु पर संयोजित होता है। स्टार्ट हो गया है ना? तो कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, समझ सकते हैं। यहां से कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन होता है
जिसमें संयोजन में संयोजित कुंडलियों का एक सिरा एक नियत बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे अन्य नियत बिंदु पर संयोजित होता है, उसे ही क्या कहेंगे? कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो अलग अलग होती है, परंतु चूंकि समांतर क्रम संयोजन है तो इसका विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? समान होगा। हर एक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? समान होगा। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया? अब यहां पर अगर हम देखें तो इतनी बातें जानने के बाद क्या मेंशन कर सकते हैं? तो अगर हम चित्र से देखें तो हमें यह पता चल रहा है कि I जो है वो 3 कुंडलियों में जाके बट जा रही है, अर्थात I1 प्लस I2 और प्लस कितना? I3। जो लैंग्वेज बताए हैं ठीक वैसे ही लिखा जाएगा। माना कि 3 कुंडलियां L1, L2, L3 दो बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में संयोजित है। इनसे प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 और I3 है। ध्यान देना, अगर L1, L2, L3 3 कुंडलियां हैं जो समांतर क्रम में संयोजित है तो क्रमशः प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब जैसे क्रम से बोले हैं वैसे ही धारा भी बोलेंगे, I1, I2 और I3 है। कोई दिक्कत? अब यहां अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि चूंकि कुंडलियां समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हैं और इनका स्वप्रेरकत्व क्रमशः L1, L2, L3 है, तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होने के कारण प्रत्येक कुंडलियों पर वैद्युतवाहक बल, जो प्रेरित वैद्युतवाहक बल है वो समान होगा और प्रवाहित होने वाली धाराएं भिन्न भिन्न होंगी। अर्थात अगर इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली कुल धारा I हो तो I बराबर होगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। कोई दिक्कत? अब फैराडे के नियम से चलते हैं। तो फैराडे का नियम क्या कहता है जी? या फैराडे के नियम से पहले अब ये बताइए कि अगर I धारा I1, I2, I3 में बट रही है तो इसी प्रकार से अगर अल्प धारा के लिए मान निकाला जाए तो क्या होगा? अवकलन किया जाएगा। जवाब मिलना चाहिए ना जी, एक शब्द में बोलिए, अवकलन किया जाएगा। अल्प धारा के लिए क्या हो जाएगा? DI बाई DT, और ये हो जाएगा DI1 बटा में कितना? DT, और ये DI2 बटा में कितना? DT, और DI3 बटा में कितना? DT। तो ये जो समीकरण मान के चले हैं, अब इसे समीकरण मान लेंगे। अब चलेंगे फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम E बराबर -L DI बाई DT। तब पहले कुंडली के लिए ना, पहले कुंडली के लिए, तो पहले कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व कितना है? L1। तो लिखेंगे पहले कुंडली के लिए तो E बराबर हो जाएगा कितना? तो -L1 DI1 ना बटा में DT, क्योंकि पहली कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I1 है। ठीक इसी प्रकार से अब किसके लिए निकालेंगे? दूसरी कुंडली ना, तो लिखेंगे दूसरी कुंडली के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम दूसरी कुंडली के लिए मान निकालेंगे तो हो जाएगा E बराबर -L2 DI2 और बटे में कितना? DT। होगा या नहीं होगा? ठीक इसी प्रकार से तीसरी कुंडली के लिए, तो अगर तीसरी कुंडली के लिए मान निकालेंगे जो समांतर क्रम में संयोजित है तो हो जाएगा E बराबर -L3 DI3 और बटे में कितना? DT। होगा या नहीं होगा? अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम DI1 बाई DT का मान निकालें तो -E बटा में L1 हो जाएगा। यानी अगर हम यहां पर DI1 बटा में DT का मान निकालें तो माइनस इधर आ जाएगा, तो -E बटा में कितना? L1। होगा या नहीं होगा? इस स्टेप के नीचे ये लिखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब इसका मान निकालते हैं, क्योंकि फैराडे का नियम दिमाग में बैठा हुआ है सबके, तो उसी के अनुसार मैंने इसको लिख दिया। अब इस पद से हमको क्या मिलेगा? तो ध्यान देना, अब हम निकालेंगे क्या? DI2 और बटा में कितना? DT। इसके नीचे आप इसको लिखिएगा, तो DI2 बटा में DT, तो ये इधर आएगा तो -E हो जाएगा। L2 जो गुणा में है क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत? नेक्स्ट यहां आते हैं तो E बराबर -L3 DI3 बटा में कितना है? DT है।
माइनस जब इधर आएगा तो हो जाएगा सबसे पहले तो di3 बटा में कितना dt। आइए जब माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस e बटा में कितना L3। बच्चा देखोगे तो di1 बाई dt, di2 बाई dt और di3 बाई dt तीनों का मान मिल चुका है जो समीकरण 1 में चाहिए। यदि इस संयोजन में जो कुंडलियों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, इस संयोजन में अगर प्रवाहित होने वाली कुल धारा I हो और इस पूरे संयोजन का कुल स्वप्रेरकत्व अगर L हो, तो इस स्थिति में फैराडे के नियम से E बराबर माइनस L di बाई dt होगा या नहीं होगा। तो यहां पर मेंशन करेंगे कि यदि संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा, यदि संयोजन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी हो, प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I हो तथा कुल स्वप्रेरकत्व कितना मान लिया जाए L ना, कुल स्वप्रेरकत्व L हो तो फैराडे के नियम से, तो फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम से मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं। जब तक आपको पिछला टॉपिक नहीं याद रहेगा आप नहीं बना पाइएगा। अगर अब मैंने पीछे जो फैराडे का नियम बताया है, जो लेंज का नियम बताया है, अगर आपको वो नहीं याद रहेगा तो क्या ये बन जाएगा। तो फैराडे का नियम जरूरी है कि नहीं है। तो अब यहां पर अगर हम फैराडे का नियम देखेंगे कुल संपूर्ण परिपथ के लिए, तो E बराबर माइनस L di बाई, अब यहां देखिएगा ये इधर आ जाएगा तो माइनस E होगा, अब बटा में क्या हो जाएगा L और di बाई dt, तो लिखेंगे इसलिए di बाई dt बराबर माइनस E बटे में L। इसलिए कहां से, समीकरण 1 से। आज समीकरण 1 कहता है कि di बाई dt बराबर di1 बटा में और di2 बटा में, और इसी तरह से di3 और बटा में dt। अब इन सब का मान रख देंगे, तो di बाई dt का मान है माइनस E बटा में L, तो अब माइनस E बटा में L है तो रखेंगे माइनस E बटा में L, और ये है माइनस E बटा में L1 प्लस दूसरा है माइनस E बटा में L2 और तीसरा है माइनस E बटा में L3। ध्यान देना माइनस E बटा में L ऐसे ही सब में से माइनस E को कॉमन कर लिए, तो यहां बच जाएगा 1 बटा में L1, 1 बटा में L2, 1 बटा में L3, माइनस से माइनस खत्म, E से E खत्म, 1 बटा में L बराबर 1 बटा में L1 प्लस 1 बटा में L2 प्लस 1 बटा में L3। ये जो आप देख रहे हैं यह कुंडलियों के समांतर क्रम संयोजन के द्वारा उत्पन्न कुल स्वप्रेरकत्व के परिमाणात्मक मान की व्याख्या करेगा। अर्थात जब कभी भी अगर हमें कुल स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना होगा समांतर क्रम संयोजन से उत्पन्न, तो उसका मान क्या होगा, तो कुल स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम का मान कुंडलियों के द्वारा उत्पन्न उनके स्वप्रेरकत्व के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। और यह जो अभी हम पढ़ रहे हैं कुंडलियों का समांतर क्रम संयोजन और साथ ही साथ जो पढ़े कुंडलियों का श्रेणी क्रम संयोजन, हमने देखा कि कुंडलियों के श्रेणी क्रम संयोजन में L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 मिला, और समांतर क्रम में मिला 1 बाई L बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। जहां L कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व है, यह ठीक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के समतुल्य है, क्योंकि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में मिला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और साथ ही साथ समांतर क्रम संयोजन में हमें मिला था जब धारा विद्युत पढ़ रहे थे 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो उन दोनों के समतुल्य ये दोनों है या नहीं है। तो इस तरीके से फिजिक्स को आसान बना दिया जाता है जब आप किसी टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से जोड़ के देखते हैं, और ये तो बिल्कुल समान है या नहीं है।
तो फिजिक्स बहुत आसान है। अब फिजिक्स को जो बोरिंग बनाते हैं, कहा गया है कि वे क्रिमिनल हैं। द टीचर हु मेक्स फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। वह शिक्षक जो फिजिक्स को बोरिंग बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिमिनल, अपराधी कहलाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वॉल्टर लेनिन कहे हैं। कौन कहे हैं? वॉल्टर लेनिन। अभी भी वो जीवित है, वैज्ञानिक है, अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। तो वही कहते हैं कि द टीचर हु मेक्स फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल। बस इतना ही। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं ऐसे ही पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दे। संपूर्ण तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।